राइजिंग फीड कॉस्ट और सस्टेनेबिलिटी से लेकर बदलते मार्केट डायनामिक्स, अल्टरनेटिव फीड इंग्रेडिएंट, डिसीज मैनेजमेंट, डिजिटलाइजेशन और प्रिसीजन न्यूट्रिशन तक इंडस्ट्री आज एक काफी कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप से गुजर रही है। Egg and chicken, which is the cheapest source of protein and best source of protein, should be promoted very well. इंडस्ट्री ने बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस देखे एंड इट इज लाइक इवॉल्विंग एट द रैपिड स्पेस। Poultry industry is a sunrise industry because it's giving a lot of employment to the young generation, especially in the rural areas. Broiler placement is 6.2 billion broilers annual placement in India, which makes India as a fourth largest producer of chicken in the world. And when we talk about layers, there are 400 million layers placement annually and producing 149 billion eggs per year, making India as second largest producer of eggs. प्रोडक्शन कॉस्ट में 70% ऑलमोस्ट फीड कॉस्ट होती है। उस कंडीशन में आप मतलब इस पोल्ट्री इंडस्ट्री इस फीड क्राइसिस को स्ट्रक्चरली कैसे सॉल्व कर सकती है? When we talk about total feed production, it's approximately 57 million metric ton. तो आपको क्या लगता है कि एंजाइम टेक्नोलॉजी एक सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए हेल्प कर सकती है इन फ्यूचर में? Enzymes, they are very important as a feed ingredient in poultry feed formulations. DDGS is a very good product which up to 5 to 10% can be used if we get good quality. हम क्या इनफ स्टेप्स उठा रहे हैं ऑटोमेटेड जो हेल्थ मॉनिटरिंग हो या एआई हो ऑटोमेटेड हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए? More chains of McDonald's and Kentucky Fried Chicken and other fast food chains more requirement of processed food. So definitely processed food की मार्केट आगे बढ़ेगी और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोसेसिंग प्लांट्स भी आएंगे। टू हेल्प अस डिकोड दिस ट्रेंड एंड हमारे फ्यूचर की एक क्लियर पिक्चर दिखाने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बेहद ही खास मेहमान, मिस्टर रिकी थापर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बियॉन्ड द ऑब्वियस पॉडकास्ट सीरीज बाय द वे। यहाँ हम एक्सप्लोर करते हैं उन चैलेंजेस, इनोवेशंस एंड ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज को जो टेक्सटाइल, ग्रेन प्रोसेसिंग और एनिमल हेल्थ के इंडस्ट्री का फ्यूचर शेप कर रहे हैं। थ्रू दिस सीरीज हमारी कोशिश रहेगी कि हम सरफेस लेवल बातों से आगे बढ़े और आपके लिए लेकर आए एक्सपर्ट्स इनसाइट्स, इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव और प्रैक्टिकल डिस्कशन जो सच में मैटर करते हैं। इन टुडेज एपिसोड हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो पूरे पोल्ट्री वैल्यू चेन में एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, द फ्यूचर ऑफ द इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री। इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में एक उत्कृष्ट ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। न्यूट्रिशन, फार्म मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी में आए एडवांसमेंट ने इस पूरे सेक्टर को बदल के रख दिया है। लेकिन जैसे जैसे सेक्टर इवॉल्व हो रहा है, इसके सामने नई अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी खड़े हो रहे हैं। राइजिंग फीड कॉस्ट और सस्टेनेबिलिटी से लेकर बदलते मार्केट डायनामिक्स, अल्टरनेटिव फीड इंग्रेडिएंट, डिसीज मैनेजमेंट, डिजिटलाइजेशन और प्रिसीजन न्यूट्रिशन तक इंडस्ट्री आज एक काफी कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप से गुजर रही है। लेकिन दूसरी तरफ फीड एडिटिव्स, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज में होने वाले इनोवेशंस ने इफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी के नए रास्ते भी खोले हैं। टू हेल्प अस डिकोड दिस ट्रेंड एंड हमारे फ्यूचर की एक क्लियर पिक्चर दिखाने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बेहद ही खास मेहमान, मिस्टर रिकी थापर। मिस्टर थापर एक हाईली रिस्पेक्टेड इंडस्ट्री वेटरन है जिनके एनिमल न्यूट्रिशन और ग्लोबल फीड इंडस्ट्री में एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। Mr. Ricky Thapar, sir, welcome to the show, and we are absolutely thrilled to have you here. Greetings of the day and namaskar to all the listeners of this podcast. Myself, Ricky Thapar. I am the Joint Secretary for Poultry Federation of India. Poultry Federation of India is a national body which is working since 1988 for the welfare of the poultry sector. Mr. Ranpal Dhanda is a young and dynamic president of Poultry Federation of India. Mr. Sanjeev Gupta, he is Vice President Headquarters, Mr. Ravinder Sandhu is Secretary, and Mr. Rahul is Treasurer. And beside this, we have got zonal Vice President for each zone and also Executive Committee members in Poultry Federation of India. So entire Poultry Federation of India body is working for the goodness and for the welfare of farmers. We act like a bridge between the farmers and the central government
or state government. Any issues, whether it's a farmer, poultry farmer, or a breeder, or equipment manufacturer, or veterinarian, whenever any issue arises, we take to the central government, we try to solve that issue, and so we work as a collectively for the goodness of and betterment of poultry industry. Besides this, Poultry Federation of India also promotes the consumption of egg and chicken. We do regularly organize seminars and do press conferences, seminars with dietitians and doctors, so that the egg and chicken, which is the cheapest source of protein and best source of protein, should be promoted very well. Thank Okay. you. Nice, and it's a great work actually PFI is doing. Yes. And let's start our discussion today. मैं like सीधा हम first question की तरफ चलते हैं. So Indian poultry industry ने बहुत transformations देखे हैं. So it is like evolving at the rapid pace. तो ये जो shift हो रहा है organized and unorganized farming में, सो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस शिफ्ट को ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि ये शिफ्ट बहुत तेजी से हो रहा है, आपको क्या लगता है? Poultry industry is a sunrise industry because it's giving lot of employment to the young generation, especially in the rural areas. अगर हम बात करें इसकी वैल्यू की, today poultry industry is worth 3 lakh crore rupees, which is about approximately 30 billion US dollars. और हम बात करें कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो ओवर 6 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्किंग विद द पोल्ट्री इंडस्ट्री. सो दिस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. व्हेन वी टॉक अबाउट द नंबर्स, टुडे ब्रॉयलर प्लेसमेंट इज 6.2 बिलियन ब्रॉयलर्स annual placement in India, which makes India as a 4th largest producer of chicken in the world. And we are producing 11 million metric ton of chicken per year. And when we talk about layers, there are 400 million layers placement annually and producing 149 billion eggs per year, making India as second largest producer of eggs. करेक्ट. सो हमें ये एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है और वर्ल्ड में एक बड़ा अच्छा स्थान भी दे रहा है. जैसे मैंने कहा कि सेकंड हम लार्जेस्ट एग प्रोड्यूसर में वर्ल्ड में और 4th लार्जेस्ट हैं चिकन प्रोडक्शन में. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रीडर्स प्लेसमेंट, ब्रॉयलर ब्रीडर प्लेसमेंट इज अराउंड 55 मिलियन per year and layer placement is 24 million per year. We have got a rural backyard poultry also, which is mainly in northeast India and some parts of Jharkhand, Bihar. So their total number, when we count about backyard poultry, it's around 40 million. अब ये नंबर बहुत अच्छे लगते हैं कि हम सेकंड लार्जेस्ट है एग प्रोडक्शन में और हम 4th लार्जेस्ट हैं चिकन प्रोडक्शन में. बट आज भी हम बात करें, हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन अभी भी कम है. When we talk about chicken, it's only 7.4 kg per person per year. And when we talk about eggs, it's only 106 eggs per person per year. So अभी भी आप देखेंगे कि पोल्ट्री इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने में अभी भी बहुत स्कोप है. हमारी पॉपुलेशन है 1.46 बिलियन पीपल. तो अगर हम 106 एग से हमें 109 एग, सिर्फ 3 अंडे भी पर पर्सन पर कैपिटा बढ़ाने हैं, तो आप देखिए कितना स्कोप है इंडस्ट्री का. एट प्रेजेंट द लेयर इंडस्ट्री इज ग्रोइंग 6 to 7% per annum and broiler industry is growing 8 to 9% per annum, and this will continue to grow because there is a good demand for egg and chicken. करेक्ट, एब्सोल्युटली सर, बिकॉज द ग्रोथ अगर हम बात करें तो रैपिडली ग्रो हो रही है इंडस्ट्री, चाहे ब्रॉयलर हो लेयर हो, बट द पर कैपिटा कंजम्पशन जो है इंडिया में स्टिल इट इज़ बहुत कम है. तो एब्सोल्युटली हमें बहुत पोटेंशियल है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का वहाँ पे पोटेंशियल दिखता है. ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर बात करें प्रोडक्शन कॉस्ट की, तो प्रोडक्शन कॉस्ट में 70% ऑलमोस्ट फीड कॉस्ट होती है. अमाउंट बहुत सिग्निफिकेंट है. उसमें नाउ मेज इज बीइंग डाइवर्टेड टू इथेनॉल और सोया प्राइसेस भी बहुत वोलेटाइल है करंट मार्केट सिनारियो में. उस कंडीशन में आप मतलब इस पोल्ट्री इंडस्ट्री इस फीड क्राइसिस को स्ट्रक्चरली कैसे सॉल्व कर सकती है, एंड कौन से ऐसे अल्टरनेटिव फीड इंग्रेडिएंट होंगे और जो एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं इसमें? ये बहुत ही अच्छा सवाल है. जैसे आपने जिक्र किया कि 65 से 70% जो कॉस्ट है
to produce an egg or chicken is a feed cost. Correct. मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि पोल्ट्री इंडस्ट्री अगर हम एवरेज लें तो 7 से 8% पर एनम ग्रो कर रही है, Yes. बट जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर ग्रोथ इज ओनली 1 to 2%. So in the coming years there will be a mismatch of supply of feed ingredients. In poultry feed, main feed ingredients are maize and soybean meal. When we talk about maize, if the total production of the maize is around 48 million metric ton, more than 50% of the maize is being consumed by poultry, dairy and aqua industry. 10 million metric ton is going to ethanol industry. सो एथेनॉल की डिमांड बढ़ रही है, स्टार्च की डिमांड बढ़ रही है, तो उससे क्या है, मेज पे प्रेशर आ रहा है. आपने अल्टरनेट की बात की, तो स्वारगम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम यूज कर सकते हैं, बट जो इंडियन स्वारगम है उसमें टैनिन का इशू है, तो ज्यादा परसेंटेज हम ऐड नहीं कर सकते. बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्वारगम फ्रॉम यूएसए, इट्स अ नॉन जीएमओ प्रोडक्ट एंड इट्स टैनिन फ्री and that's economical also. So in recent US India treaty, we have suggested the government commerce and industries department to add sorghum also in that. Okay. Because if sorghum is imported from US or from any other country, we can replace 50% of maize and that will put less pressure on maize. अदरवाइज हमने पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया और दूसरी एसोसिएशन ने भी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि आप जैसे इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है एथेनॉल इंडस्ट्री की, अभी 10 मिलियन मेट्रिक टन यूज हो रहा है, आने वाले टाइम में और भी यूज होगा. तो अगर आप उनको परमिट दे सकते हैं जीएम कॉर्न इंपोर्ट करने का, सो दैट हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री पे इतना प्रेशर ना पड़े और जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट से सफिशिएंट हो जाए. सो दिस इज रिगार्डिंग कॉर्न एंड मेज. When we talk about other important feed ingredient, which is soybean meal, 20 to 25% of soybean meal is used in poultry industry. Right now, there is a very pressure on because the rates are going high. अगर हम MSP की बात करें तो लास्ट ईयर गवर्नमेंट का MSP था 53,280 रुपीज. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस साल MSP इसके ऊपर सोयाबीन के ऊपर बढ़ाया है एंड दैट्स 57,080 रुपीज. Poultry industry is happy as far as we get maybe 10% more the MSP price. Correct. But when the price of any ingredient, whether it's a maize or soybean, it goes 15 to 20% more than the MSP, then poultry industry feels the pinch. Because हमारी 65 से 70% जो cost of production है वो feed ingredients से हैं, और इसमें आप देखेंगे 50 से 55% maize use होता है, 20 से 25% soybean meal. तो उससे क्या होता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अंडे और चिकन की बढ़ जाती है, और फूड में भी इन्फ्लेशन आएगा, चिकन और अंडे की कॉस्ट भी बढ़ेगी और फार्मर्स का रिड्यूस होगा जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है. तो आप सोयाबीन की प्रोडक्शन जो आती है दैट कम्स इन मिड अक्टूबर अर्ली नवंबर, एंड दीज 3 months स्पेशली जुलाई अगस्त सितंबर आर वेरी क्रूशियल because right now soybean meal is selling at 65,000 to 68,000 rupees metric ton. Generally it used to be 45 to 50,000 rupees. Correct. Which is okay for our poultry industry. So Poultry Federation of India, beside other association like CLEFMA, All India Poultry Breeder Association, Karnataka Poultry Breeder Farmer Association, and major poultry association at national level and state level, we have met recently the officials from Ministry of Commerce and Industries and Animal Husbandry Department, where we requested that we should be allowed to import GM soybean meal. Okay. The same crisis of soybean meal had come in the year 2021 also, when the soybean meal prices touched up to 85,000 rupees. At that time, Government of India was very sportive, and on 24th August 2021, as per notification, the Government of India allowed 1.2 million metric ton import soybean meal, which came from USA, Brazil and Argentina. So that at that time government helped the poultry industry, dairy industry, aqua industry, and now after a few years same situation is there. As I mentioned earlier, poultry industry is growing 7 to 8%, but our agriculture growth is 1 to 2%. So how we are going to match our requirement? Correct. So we don't want any open permit, because we want to support our agriculture farmers also, whether it's a soybean growing farmer or a maize growing farmer. So what we request that government in a limited time period, like new crop will come in mid-October, early November. Correct. And by April, May, most of the seeds are finished or are with the stockist only. It's not available with the farmer. So when the rate is going high, farmer is not getting any benefit, agriculture farmer. Correct. So from June till September or till October,
these 3-4 months when there is extreme shortage and rates go high, government should give a limited time permit. It's not a, we are not asking for a open permit, limited time 3-4 months permit. Like today we are shortfall of 1.5 million metric ton. When we talk about soybean numbers, as per government is 12.60 soybean production million metric ton, and as per the Soybean Processor Association of India, it's 11.03. Okay. And so it's much less than the production which was in last year. So we are already short of beans. So bean shortage means shortage of soybean meal. So we are short of that. So we would like to request that in these 3 months, so that the poultry farmers doesn't pay extra to the feed cost, and the feed cost remains stable. And we want permission to import only till October, because November rate will come. Correct. So at that time we are ready to pay whatever is the market rate at the MSP price, so that the farmers of soybean are also not affected. So when we talk, there is a problem with the food, feed and fuel. I would like to request here that we should not compete with each other, but we food, feed and fuel should grow together. When we talk about total feed production, it's approximately 57 million metric ton. Out of this, 16.5 million metric ton is dairy feed in organized sector. I'm talking about only organized sector, not unorganized sector. 2.5 million ton is aqua feed and shrimp feed. And poultry feed is approximately 37 million metric ton, which includes broiler feed, layer feed, and breeder feed. Yeah. When we were talking what can be the substitute, so DDGS is a very good product, which up to 5 to 10% can be used if we get good quality. Right now, the problem with the maize DDGS is aflatoxin issue, because the toxins level were very high. We have been doing our federation, Poultry Federation of India, and other associations like CLAPMA and other national level organizations have been doing meetings with the distilleries plant, those who are producing DDGS. Their main product in ethanol industry is also ethanol, but DDGS they treat as a byproduct. And in maize, the DDGS, the toxins level are very high because they don't do proper drying. So we have been requesting, even if you visit, see the DDS quality of US is very good. So even if we are going to get DDGS of good quality, it's okay. Otherwise, we might have to import DDGS also from USA to get a good quality. Otherwise, if government allows to soybean meal import, that will be the best for the poultry industry. Thank you. So now let's talk about the feed efficiency, sir. If we are talking about that, अगर बात करें तो most of the जो producers है, they are increasingly relying on the enzymes like protease, phytase, hyalinase. तो जब ये यूज कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि एंजाइम टेक्नोलॉजी एक सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए हेल्प कर सकती है इन फ्यूचर में? और अगर बात करें हम एंजाइम्स या फिर प्रोबायोटिक्स या फाइटोजेनिक्स की, तो ये जो फीड एडिटिव्स है सच में ये एक न्यूट्रिएंट वेस्ट कम करने के लिए एंड जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए हेल्प हो सकता है, ये कैसे रोल प्ले कर सकते हैं? इसके बारे में आप क्या बात करना चाहोगे? Enzymes, they are very important as a feed ingredient in poultry feed formulations. Now, most of the poultry nutritionists, they are adding enzymes in their feed formulations. Yes. But only thing I would like to add कि आप एंजाइम जो भी लें वो एक अच्छी कंपनी का होना चाहिए, क्योंकि कई कंपनीज एंजाइम बना रही है और कभी इसकी टेस्टिंग अगर कराई जाए तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो शायद पैरामीटर में पास ना हो सकें. Enzymes are very good, but the source should be very good and it should be from the very reputed company. Correct. और when we talk about phytogenics, yes, world over में अब phytogenics use हो रहा है. When we talk about Europe or US, now they are banning use of antibiotics. For that, phytogenics are very good. Lot of Indian and European companies and US companies are already working in India with their phytogenic products, and they are doing excellent results. They are showing. In the doctors, they are prescribing those. Or when we talk about prebiotics or probiotics and even postbiotics, now postbiotics have also been introduced. These are very good products for poultry industry.
and I would highly recommend that enzymes, phytogenics, prebiotics, probiotics, and postbiotics should be regularly used and of a very good company. करेक्ट, एब्सोल्युटली ट्रू सर, बिकॉज एंजाइम्स एंड जो फाइटोजेनिक्स है वो एक प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए ऑब्वियसली काम आ सकते हैं. एंड देन एज अ टीम ऑफ द वे मैं बोलना चाहती हूँ कि वी हैव एक्सीलेंट लैब ओवर हियर इन गुड़गांव, and we are entitled to give quality enzymes to the customers. Absolutely. And like we can show you the lab also as well later on. So moving ahead to our next question, सर अगर हम ऑपरेशनल के अलावा बात करें तो नाउ क्लाइमेट चेंज, डिसीज आउटब्रेक, ये बहुत बड़ा चैलेंज है प्रोड्यूसर्स के लिए. सो क्या हमारी इंडस्ट्री मतलब एक बायोसिक्योरिटी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से कैसे इवॉल्व हो रही है, और हम क्या इनफ स्टेप्स उठा रहे हैं ऑटोमेटेड जो हेल्थ मॉनिटरिंग हो या एआई हो ये करने के लिए? देखिए, हम कहते हैं P फॉर पोल्ट्री, P फॉर प्रॉब्लम्स एंड एट द सेम टाइम P फॉर प्रॉफिट. हिंदी में हम बात करें तो का कुकट, का कठिनाई, माँ मुर्गी माँ मुश्किल. सो पोल्ट्री इंडस्ट्री, क्योंकि हम एक लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री से डील कर रहे हैं, तो हमें ये कठिनाइयाँ, मुश्किलें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अगर हमारी बायोसिक्योरिटी अच्छी है, अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी है, तो डेफिनेटली ये P फॉर पोल्ट्री का प्रॉब्लम्स ना होके P फॉर प्रॉफिट जाएगा. लेकिन जिस हिसाब से हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री एक्सपेंड कर रही है, उस हिसाब से हमें क्वालिटी मैन पावर की अवेलेबिलिटी की शॉर्टेज है. इवन वेटनेरियंस इन पोल्ट्री की भी शॉर्टेज है. सो हियर आई वुड हाईली रिकमेंड दैट पोल्ट्री इंडस्ट्री, universities, veterinary colleges, and institutes like Indian Veterinary Research Institute, Central Avian Research Institute, so they all should sit on the common platform. वेटनरी कॉलेजेस में पोल्ट्री के क्या सब्जेक्ट्स एंटर होने चाहिए और पोल्ट्री के ट्रेनिंग स्कूल्स होने चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जिससे पोल्ट्री इंडस्ट्री बढ़ रही है, क्वालिटी मैन पावर की शॉर्टेज दिख रही है. But best part is now educated people, youngsters, after doing their graduation, they are entering in poultry industry. So they are taking poultry industry as a very serious business with very good biosecurity. They are following up very good management they are doing. And now most of the farms are environmental control sheds. Correct. So yes, they are spending money. And here I would like to thank the Government of India Animal Husbandry Department. They have created Animal Husbandry Infrastructure Development Fund, where if anybody wants to upgrade their farm, they want to make their, whether it's a layer farm, broiler farm, or a breeder farm, to environmental control sheds, they want to upgrade their feed plants. So they provide 3% interest subvention under Animal Husbandry Infrastructure Development Fund. This is a very welcoming step from Animal Husbandry Department, Government of India. And most of the people who are putting up their new farms or new feed plants, they are taking benefit of it. Correct. Few years back, the poultry industry, dairy industry, aqua industry used to come under Agriculture Ministry. But we would like to thank Government of India, who considered and who realized the importance of this livestock industry, and they created specially Animal Husbandry Department for dairying fisheries. So now we have got separate department for animal husbandry. We have got our union minister, minister of state, and officials, where we take our demands. And I'm sure that if the universities and veterinary colleges, because we are short of good quality veterinarians in poultry industry, so if veterinary colleges add their in their circular, in their program, some details about poultry industry also, and they give exposure to their final year students about the poultry industry. On behalf of our association, on behalf of our poultry industry, we would welcome such students if they want to see how is a feed plant, how is a poultry farm, so that they get first-hand knowledge. And some training institutes are there at the private sector by some companies, but more institutes are required like this. And you talked about AI. Yes, artificial intelligence is now becoming very popular, though it's not common. But yes, gradually people are adopting this. When we go to Europe and US, other developed countries, artificial intelligence is very common, but here people are picking up. And I'm sure those who have installed cameras and they are
doing AI, they'll definitely get benefit out of that, because through artificial intelligence we can properly monitor the behavior of bird, the health of bird, and the other issues. Correct. This was regarding AI. And disease factor, as far as bacterial diseases are concerned, now biosecurity is improved, management is improved, and people use prebiotics, postbiotics. So these small issues like E. coli, mycoplasma, the farmer can take care of. Yes. And when we talk about the viral issue, earlier there we had a problem of low pathogenic avian influenza, and the Ministry of Animal Husbandry and Department was very sportive, and the 2 years back government of India allowed to manufacture low pathogenic avian influenza vaccine, killed vaccine in India. Now we don't have got any outbreak of highly pathogenic avian influenza, but we are scared, poultry industry is scared, because if we talk about Europe and US, these highly pathogenic avian influenza outbreaks were there, and now these people are regularly using vaccine. Even our neighboring countries like Bangladesh, Pakistan, or when we talk about Southeast Asia, Vietnam, China, they are using highly pathogenic avian influenza vaccine. So Poultry Federation of India, along with other poultry associations like LEFMA, All India Poultry Breeder Association, they have been doing regular follow with the government of India, and I feel very happy to update you that 2 days back we had a meeting with the Animal Husbandry Commissioner Dr. Naveena, where he officially announced that yes, India will allow you to import highly pathogenic avian influenza vaccine. They have identified 3 strains. Yes, before importing, any company is importing, or later stage you can manufacture in India also, but they have to first do some trials, show the results, and after proper approval you can import, which is a big relief to the poultry industry. एग्जैक्टली सर, एंड इट्स वेरी ट्रू. एक्चुअली बहुत मतलब हम अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स अभी एक क्वालिटी मैन पावर्स के क्राइसिस से गुजर रहे हैं. सबको क्वालिटी मैन पावर नहीं मिल रहा है, एंड एआई इज लिटरली टेकिंग ओवर एवरी इंडस्ट्री. तो अगर ये कॉम्बिनेशन मिल जाए, क्वालिटी मैन पावर प्लस एआई इंटेलिजेंस का, देन आई थिंक पोल्ट्री में भी जो ग्रोथ है वो बहुत रैपिडली हो सकता है. That's right. सर अभी हम अगर प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे थे, नाउ लेट्स मूव टू द कंज्यूमर साइड. अगर कंज्यूमर्स की बात करें तो इंडिया इज ट्रेडिशनली लाइव बर्ड मार्केट है, और Yes, wet market. यस, जी. एंड अगर हम बात करें कि अभी अर्बनाइजेशन बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है इंडिया में, तो उसमें जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे अर्बन कंज्यूमर्स हैं, वो रेडी टू कुक मीट या फिर प्रोसेस्ड मीट हो, उसकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं. सो ये शिफ्ट कितना तेजी से हो रहा है, एंड उसमें क्वालिटी मतलब फूड सेफ्टी एंड फूड क्वालिटी, ये मेजर कंसर्न है क्या लोगों में, इसके लिए ये शिफ्ट हो रहा है क्या? जी, जैसे आपने कहा कि अभी बेसिकली इंडिया इज अ वेट मार्केट. 80 to 85% we are using as a live bird, and Yes. only 12 to 15% is processed chicken. Yes. लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है. पीपल आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस, मोर अवेयर अबाउट द हेल्दी प्रोडक्ट एंड नीट एंड क्लीन चिकन दे वांट. सो अब प्रोसेसिंग की बढ़ रही है इंडस्ट्री. और यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, they are also sporting very good. They have got some special schemes where if somebody is putting up a processing plant and putting up a cold storage facility, government is giving subsidy also on that. And animal husbandry infrastructure development fund, जैसे मैंने आपसे पहले बताया था, 3% की वो इंटरेस्ट सबवेंशन भी दे रहा है इसमें. सो इससे प्लांट प्रोसेसिंग प्लांट्स वाले इनकरेज हो रहे हैं, और हमारे पोल्ट्री इंडस्ट्री के प्लांट्स और आ रहे हैं आने वाले टाइम में. आई एम श्योर देन इन नेक्स्ट 3 to 5 years this our processed food industry from 12-15% it might go up to 25%. And especially when these chains, when we talk about McDonald's, Kentucky Fried Chicken, they all require processed food only. Yes. And so when these chains will increase, definitely the demand will increase. And the CEO of Kentucky Fried Chicken, in an interview he had recently said that he looks India the way China was 10 years back. So they have planned to open more fast food chains, even in the tier 2, tier 3 cities also. So this means more chains of McDonald's and Kentucky Fried Chicken and other fast food chains, more requirement of processed food. Correct. So definitely
प्रोसेस फूड की मार्केट आगे बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोसेसिंग प्लांट्स भी आएंगे। Yes. और गवर्नमेंट का अगर हमें ऐसी सपोर्ट रहा इंडस्ट्री को, Hmm. तो डेफिनेटली आने वाले कुछ सालों में हम प्रोसेस फूड की मार्केट बढ़ाएंगे। Here I would like to add these like Blinkit, Licious. These companies also, they are playing very important role. You just give a call and you get chicken delivered at their home. Yes. And these are using processed foods. So I'm sure in the coming year, the processed food market will definitely increase and more processing plants will come. And we request to Government of India and Food Processing Ministry to keep supporting us so that more processing plants can be put up in India. करेक्ट, Thank you. एग्जैक्टली सर। और लाइव बर्ड से अभी तक अगर हम देखें, इंडिया में लाइव बर्ड से जो प्रोसेस मीट का जो एक रोड मैप था वो बहुत स्लो था जी, जर्नी बहुत स्लो थी, बट अभी ये बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है। एंड जो अगर कोल्ड, जैसे आप बोला, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, अगर कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में अगर सपोर्ट मिले इस इंडस्ट्री को, तो आई थिंक प्रोसेसिंग में भी बूम हो सकता है। absolutely. And Yes. especially after COVID, Yes. the demand for chicken, processed chicken and chicken products have Hmm. increased a lot. Yes. So more demand, it's demand and supply. So more plants will come. Yes. So I'm sure in near future, already 4-5 plants are in the pipeline, which should be ready by 2027. Hmm. So I'm sure by 2030, we'll be having another at least 10 to 15 more processing plants in India. Exactly, and that's good news. Yes, that's very good for our poultry industry. Yes, yes, exactly. Now, finally, sir, I want to ask a last question. Now, looking ahead to the year 2035, आप पोल्ट्री इंडस्ट्री को कहाँ देखते हो, एंड व्हाट विल बी द हेडलाइन फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन? You see, as I mentioned, today India population is approximately 1.46 billion people, and we expect it will be 1.53 billion in 2047. So increase in population means more food. More food means more eggs, more chicken. So definitely poultry industry will continue to grow minimum at 7 to 8% per annum. And only thing we want here that the food, feed and fuel, they should not compete with each other. They should grow together. And we would like to request the government should treat feed as a same as a food, because if we feel feed crisis, then we want our feed cost goes high, the cost of production of egg and chicken goes high, and then we are not in a position to give chicken and eggs at affordable price. And since India is already a malnutrition country, so we want that all the people should be not out of malnutrition, and they should rich in protein, and for protein they require eggs and chicken. And especially if you note those who are vegetarian, those who are not eating chicken, now they are eating eggs also. They call themselves eggitarian. So definitely egg demand is growing, Yes. and I look for that it will continue to grow to 7 to 8%. But yes, feed security has to be treated as national food security, and the availability of feed ingredients should be available regularly, whether we have to import this or the government, because our land area is restricted. We cannot expand our land area in agriculture. So either government has to develop good seeds so that our yield per hectare increases. As when we talk about USA, Argentina, they have got a 12 metric ton maize yield per hectare, but in India it's only 5 to 7 metric ton per hectare. So either we have to increase our yield per hectare or we have to import soybean meal and maize for the future. So in the end, I would like to add that we have to grow all together. Food, feed and fuel should go together, and the feed security should be treated as national food security. Thank you very much. Exactly, sir. Like your statement is feed, food and fuel must coexist, not compete. I think ये तो एक headline बनेगी पोल्ट्री सेक्टर में, and this is very good statement. इसके साथ मैंने ये भी कहा है कि फीड सिक्योरिटी should be treated as national food security. Yes. And it's a really good thing, sir. Actually, thank you so much for mapping out this incredible roadmap to us today, and thank you so much for coming here. Once again, thanks for inviting me. Thank you so much. Thank you so much, sir. आज की हमारी इस डिस्कशन से ये साफ पता चल गया है कि इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है।
चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो, इंडस्ट्री कंसोलिडेशन हो, या फिर टेक्नोलॉजी, प्रिसिजन न्यूट्रिशन और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का अडॉप्शन हो। हमने फीड कॉस्ट वोलेटिलिटी, अल्टरनेटिव फीड इंग्रेडिएंट्स और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में एंजाइम्स और फीड एडिटिव्स के रोल को बहुत अच्छे से समझा। साथ ही क्लाइमेट चेंज और डिसीज रिस्क से लड़ने के लिए बायोसिक्योरिटी एंड ऑटोमेटेड हेल्थ मॉनिटरिंग की इम्पोर्टेंस पे पर भी बात हुई। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, फ्यूचर विजन से ये बिल्कुल एविडेंट है कि इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी एडॉप्शंस एंड वैल्यू चेन की स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन से ही इंडस्ट्री के अगले चैप्टर को डिफाइन करेगी। ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर टीम ऑफ द वे, थैंक यू सो मच मिस्टर थापर। और इस पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे सभी लिसनर्स को दिल से धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए एनिमल हेल्थ, ग्रेन प्रोसेसिंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े नए इनोवेशंस एंड ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज पर ऐसे ही एक्सपर्ट्स लीड्स कॉन्वर्सेशंस लाते रहेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप मूविंग बियॉन्ड द ऑब्वियस।